हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 से। हमारा टॉपिक है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। जो एनसीईआरटी की बुक है सेम एज इट इज़ वही बुक मैंने ली है यहाँ पर। उसी से रिलेटेड पिक्चर्स यहाँ पर शो हो रही है और इसी से रिलेटेड बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ते हुए देखेंगे कि इस चैप्टर में हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क है क्या। ओके, तो क्लास 7 से हमारा ये टॉपिक है सिविक्स का चैप्टर 3, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कैसे काम करती है। आपको पता है अच्छे से कि जो हर स्टेट होते हैं, इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत बड़ी कंट्री होने के साथ साथ इसको हमने अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर दिया है। हर स्टेट में अपनी अलग से गवर्नमेंट होती है। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है लेकिन स्टेट की अपनी अलग से गवर्नमेंट होती है। और जो यूनियन टेरिटरीज होती है वहाँ पर भी अपनी अलग से गवर्नमेंट होती है और उन सब की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी अपनी पावर है कि वो अपने पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी को अच्छे से मैनेज करे, अच्छे से कंट्रोल करे। तो इन सब की पावर किसके पास होती है? वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर जो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है उसके पास। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट होती क्या है। लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल। लास्ट ईयर 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट होती है वो 3 लेवल पर वर्क करती है, लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल पर। ठीक है, लोकल लेवल मतलब जो हमारे विलेजेस होते हैं या डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पर जो गवर्नमेंट वर्क करती है वो कौन सी होती है? लोकल लेवल पर। ओके, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो एक स्टेट के ऊपर फोकस करेगी। ओके, जैसे मान लो हरियाणा गवर्नमेंट हो गई, दिल्ली गवर्नमेंट हो गई, बिहार गवर्नमेंट हो गई, इस टाइप में। उसके बाद हमारे पास आता है नेशनल गवर्नमेंट। ओके, तो नेशनल गवर्नमेंट भी होती है और नेशनल गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पर फोकस नहीं करती बल्कि पूरी ओवरऑल कंट्री पर। ठीक है, पूरी कंट्री पर पूरी कंट्री के लोगों को कोई उस इशू होता है तो उसको सोल्व करना, उसको फेस करना, उसको कैसे हैंडल करना है, ये काम किसका होता है? नेशनल गवर्नमेंट का। ओके, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई विलेज है तो उसके लिए कौन सी गवर्नमेंट वर्क करेगी? लोकल लेवल, जैसे पंचायतें हो गई या जिला परिषद हो गए या म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन हो गई, तो वो सब किस लेवल पर वर्क करेंगे? लोकल लेवल गवर्नमेंट पर। उसके बाद स्टेट लेवल मतलब एक स्टेट में क्या करना है, कैसे करना है, स्टेट को चलाने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या रूल और रेगुलेशन होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और एक कंट्री के बारे में अगर बात आती है, कंट्री के बारे में कोई डिसीजन लेना है तो वो कौन लेगी? नेशनल गवर्नमेंट लेगी। ओके, तो हमारे इस टॉपिक में हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे कि एक स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसकी क्या पावर होती है, क्या उसके फंक्शन होते हैं और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड लुक एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सेम डिटेल। लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम देख चुके हैं। इन दिस चैप्टर वी एग्जामाइन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। मतलब अब जो गवर्नमेंट किस लेवल पर वर्क करेगी? स्टेट लेवल पर। उसके बारे में हम देखेंगे कि जो स्टेट लेवल पर अगर गवर्नमेंट काम कर रही है तो उसके बारे में देखना है, पढ़ना है और उसको अच्छे से समझना है। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन ए डेमोक्रेसी? व्हाट इज़ द रोल ऑफ, अच्छा, हाउ डज दिस टेक प्लेस इन द डेमोक्रेसी मतलब स्टेट गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी का क्या रोल है, कैसे डेमोक्रेसी में स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट हुई। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली को हम क्या बोलते हैं? एमएलए। जो एमएलए होते हैं उनके क्या काम है, वो किस लिए, वो कैसे हेल्प करते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, उसके बारे में। या जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर का क्या वर्क है स्टेट गवर्नमेंट में, उसके बारे में। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट? जो पीपल्स होते हैं वो कैसे अपने व्यूज़ को, अपनी डिमांड को रखें ताकि गवर्नमेंट जो है वो कोई एक्शन ले सके। वी टुक एट दीज क्वेश्चन थ्रो द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ। ओके, इन सब के ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनके बारे में हम देखेंगे और एग्जाम्पल लेखेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पर लेके चलेंगे हेल्थ के बारे में कि हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए क्या डिसीजन लेगी।
ओके, तो जो हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क मतलब जो स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट होती है वो कैसे काम करेगी, एक स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे काम करेंगी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। और स्टेट में एमएलए और जो मिनिस्टर होते हैं उनका क्या रोल होता है ये भी देखेंगे। एमएलए मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पर्सन होते हैं उनको अपने व्यूज़ अपनी डिमांड रखने का पूरा हक होता है गवर्नमेंट के सामने, ताकि गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई एक्शन ले सके। और यहाँ पर हम काफ़ी क्वेश्चन देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, और एग्जांपल लेके चलेंगे हेल्थ के बारे में कि हेल्थ जो पब्लिक फैसिलिटी है उसमें स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वो इज़ एन एमएलए, कि एक एमएलए जो होता है वो कौन होता है। ओके, तो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें एमएलए का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। और उसी एमएलए के बारे में हम देखेंगे कि एमएलए क्या होता है, कौन होता है, कैसे उसको सिलेक्ट किया जाता है, और क्या वो काम करता है, किस काम के लिए उसको हमने सिलेक्ट किया है। ओके, in the above section you have read about some event in पातालपुरम। तो इससे ऊपर हमें एक स्टोरी दे रखी है पातालपुरम की, और उस स्टोरी में हमें मेनली इस बारे में बताया कि कैसे पातालपुरम जो एक डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कैसे वहाँ के लोगों की बेसिक नीड्स, उनकी जो उनको पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है। ओके, वाटर सप्लाई जो होती है वहाँ पर वो 3 दिन में एक बार होती है। अब आप सोच के देखो, अगर आपको 3 दिन में एक दिन पानी मिलेगा तो आप कैसे अपनी डेली नीड्स को, जो आपके रोज़ के काम होते हैं, कैसे उसको कंप्लीट करोगे, कैसे उसको फुलफिल करोगे। और ऊपर से जो वाटर की क्वालिटी होती है वो भी अच्छी नहीं होती है। ओके, कंपैरिजन करके दे रखा है कि जो काफ़ी बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, दूसरे स्टेट है, वहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर है उसको ऐसे ही वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन पातालपुरम जो है वो वाटर से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो वही, तो पातालपुरम के जो लोग होते हैं वो एरिया के एमएलए के पास जाते हैं, वहाँ उनको बताते हैं कि कैसे कैसे वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो जो एमएलए होता है वो कौन होता है, कैसे उसको सिलेक्ट करते हैं, तो वो हमें देखना है यहाँ पर। इफ़ मे बी familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. हमने काफ़ी नेम सुने होंगे अपनी फैमिली मेम्बर से, जैसे कलेक्टर होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। बट हैव यू हियर्ड ऑफ एन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली? क्या आपने कभी एमएलए और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना है कि एमएलए क्या होते हैं, एमएलए हमारे एरिया का एमएलए ये है, या हमारे एरिया में ये लेजिस्लेटिव असेंबली वर्क कर रही है, हमारे यहाँ से एमएलए जो है वो ये पर्सन सिलेक्ट हुए हैं? क्या कभी ऐसा आपने सुना है? डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया? आपके एरिया का एमएलए कौन है? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी सी और ही बिलोंग टू? और वो किस पॉलिटिकल पार्टी से, अगर आपको पता है कि एमएलए कौन है तो वो एमएलए किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, क्या आपको ये भी पता है? क्या ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? ओके, तो इनके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ रखे एमएलए के बारे में कि कौन होता है एमएलए, किस पार्टी से बिलोंग करता है हमारे एरिया का एमएलए, तो उस बारे में हमें क्वेश्चन पूछ रखे हैं। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, सबसे पहले तो आपको एमएलए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो एमएलए होते हैं उनको कौन सिलेक्ट करता है? पीपल सिलेक्ट करते हैं। ओके, कौन सिलेक्ट करता है? पीपल। दे देन बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद वो क्या बन जाते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं। ओके, एक बार अगर जो पीपल होते हैं उन्होंने उसको सिलेक्ट कर दिया और मेजोरिटी वोट अगर उसको मिल गई है तो वो पर्सन क्या बन जाएगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड आल्सो फ्रॉम द एंड आल्सो फॉर्म द, फ्रॉम ये फॉर्म है, एंड आल्सो फॉर्म द, और क्या बनाए? गवर्नमेंट इन दिस वे
वी से दैट एमएलए रिप्रेजेंट पीपल, ओके। और वो क्या बनाएगा, क्या फॉर्म करेगा, एक गवर्नमेंट बनाएगा, ओके। एमएलए को हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, जो पीपल होंगे वो सिलेक्ट करेंगे एमएलए को। उसके बाद वो उस एरिया का क्या बन जाएगा, एमएलए बन जाएगा। एमएलए बनने के बाद वो क्या फॉर्म करेगा, गवर्नमेंट बनाएगा। और इसी वे में हम कह सकते हैं, इन दिस वे वी से दैट द एमएलए रिप्रेजेंट पीपल, मतलब जो एमएलए होगा वो क्या करेगा, अपने पीपल्स को, जिस पीपल ने उनको सिलेक्ट, उसको सिलेक्ट किया है, जिन लोगों ने उसको सिलेक्ट किया है, वो उनको रिप्रेजेंट करेगा, ओके। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द बेटर। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं कि हम एमएलए किसको बोलेंगे। जैसे हम अपना स्कूल का ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। हमारा स्कूल जो है वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा स्कूल है वो क्या है, कंट्री है, ठीक है। हमारी पूरी कंट्री इंडिया है, और इंडिया को हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए, इसको इसलिए हमने स्कूल को क्या किया, क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ओके। जो अलग अलग क्लासेज है हमारी, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, ताकि हम उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकें, अच्छे से मैनेज कर सकें। अब क्या है, अब हमने देखना है कि जो स्कूल है वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि पूरी कंट्री है, और कंट्री में जैसे अलग अलग स्टेट बने हुए हैं, ऐसे ही हमारी स्कूल में क्या बने हुए हैं, अलग अलग क्लासेस बनी हुई हैं, ओके। इतना समझ आ गया कि हमने एक अलग अलग क्लासेस बनी हुई है, और उन क्लासेस को हम क्या मान के चल रहे हैं कि वो क्या है, स्टेट है, ठीक है, क्या है, स्टेट। अब हमने देखना है स्टेट गवर्नमेंट। अब हमने क्या कर लिया कि उन सब क्लासेस में से हमने अपनी क्लास को सिलेक्ट कर लिया। जैसे हमने कौन सी क्लास को सिलेक्ट किया, सेवन्थ क्लास को ही सिलेक्ट कर लिया, ओके। सेवन्थ क्लास मतलब क्लास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने क्या किया, एक सेवन्थ क्लास को सिलेक्ट कर लिया जो एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ओके। अब सेवन्थ क्लास में क्या है कि सभी बच्चे हैं, मान के चले कि हम उसमें टोटल कितने बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, ओके, 30 बच्चे हैं। अब ये अब होना तो क्या चाहिए, अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, तो जो ये 30 है, इनको क्या राइट है कि ये अपने ये रूल करेंगे पूरी कंट्री पर, पूरे स्टेट पर, ओके। अब आप सोचो कि ये 30 बच्चे अगर अपनी मर्जी चलाने लग जाए, अपने अकॉर्डिंग खुद काम करने लग जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 30 बच्चे अच्छे होंगे, सभी के भले के बारे में सोचेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो शरारती होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल मतलब शरारत नहीं करते होंगे, बस अपना काम करते होंगे, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते होंगे, ओके। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती कि ये 30 तो काम कर नहीं सकते, रूल कर नहीं सकते। अब ये क्या करेंगे कि सेवन्थ क्लास में जो 30 स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, अपने में से एक स्टूडेंट को वो सिलेक्ट करेंगे, और उस स्टूडेंट को क्या बनाना है, उन्होंने अपनी क्लास का एमएलए बनाना है, ओके। क्या करना है, एमएलए बनाना है। अब क्या किया, उन 30 स्टूडेंट्स में से उन्होंने किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, जो बन जाएगा उस क्लास का एमएलए। एमएलए मतलब, चलो एमएलए तो स्टेट लेवल पर है, हम मान के चलते हैं कि वो क्या बन जाएगा, चैंपियन बन जाएगा उस सेवन्थ क्लास का, ओके। 30 बच्चों में से एक बच्चे को सिलेक्ट करना है, जो बच्चा क्या बन जाएगा, उस क्लास का चैंपियन बन जाएगा, ओके। तो हमें सेवन्थ क्लास का एक चैंपियन बनाना है, और टोटल बच्चे हमारे पास है 30। अब हम क्या करेंगे कि ये 30 के 30, अब इनमें से हम ये बोल देंगे कि कौन कौन चैंपियन बनना चाहता है, वो हाथ उठा ले, ठीक है, वो सामने आ जाए। अब मान के चले कि इन 30 बच्चों में से 6 बच्चे ऐसे हैं जो सामने आ गए, इन्होंने बोला कि हमें चैंपियन बनना है, ओके। अब हमने तो बस ओनली चैंपियन कितने को बनाना है, एक को ही बनाना है। यहाँ पर हमारे पास बच्चे कितने आ गए, 6 बच्चे आ गए। अब हम क्या करेंगे कि इन 30 बच्चों से वोट कराएंगे, इन 30 बच्चों से जो बाकी के बच गए, जो ये 30 बच्चे हैं, इन ये सब वोट करेंगे, और जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी, इन 6 बच्चों के लिए वोट करेंगे, जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी वो क्या बन जाएगा, जीत जाएगा, ठीक है। जीतने के बाद वो क्या बन जाएगा, चैंपियन बन जाएगा क्लास सेवन्थ का, ओके। समझ आ गया। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही होता है, कहाँ पर, हमारी कंट्री पे, हमारे स्टेट में हमने जैसे मान के चला है कि हमारा हरियाणा था, और हरियाणा में से हमने क्या किया कि जैसे मान लो हरियाणा का भी हमने एक पार्ट ले लिया, छोटा सा कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जैसे पूरी जो पूरा स्कूल जो था वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, ओके।
फर्स्ट टू ट्वेल्थ जो क्लास थी वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब जो सेवन्थ ए सेक्शन है और सेवन्थ बी सेक्शन है वो स्टेट को वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमने जैसे ले लिया सेवन्थ ए को ले लिया, ओके, सेवन्थ ए को ले लिया, तो सेवन्थ ए क्या करेगी, तो सेवन्थ ए से हमें बस ओनली एक ही एमएलए चाहिए, एक ही एमएलए को हमने सिलेक्ट करना था। टोटल हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो 30 थी, इन 30 में से हमें एक एमएलए को सिलेक्ट करना था, ओके। इन 30 में से 6 ऐसे थे जो ये चाहते थे कि मैं एमएलए बनूं, मैं एमएलए बनूं, लेकिन 6 को तो हम नहीं बना सकते, हमें तो बस ओनली कितना चाहिए, एक चाहिए। तो इस 30 में से हम क्या करेंगे, इनसे वोटिंग कराएंगे, ओके, वोट कराएंगे इनसे, और जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे इन 6 में से, तो वही क्या बन जाएगा, उस स्टेट का एमएलए बन जाएगा, ओके। जो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए बन जाएगा। समझ आ गया। तो ऐसे ही हम बिल्कुल किसको सिलेक्ट करते हैं, एमएलए को सिलेक्ट करते हैं। एमएलए फिर क्या बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगा। अब जो चैंपियन बना, ठीक है, जो हमने देखा कि वो सेवन्थ ए क्लास का एक बच्चा हमने सिलेक्ट किया था, वो क्या बन गया, चैंपियन बन गया। अब पूरी क्लास को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे डिसिप्लिन बना के रखना है, कैसे बच्चों को समझा के रखना है कि शोर ना करे, इधर उधर गंदगी ना फैलाए, ठीक है, अपना काम अच्छे से करें, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, तो ये सब काम किसका होगा, अब उस चैंपियन का होगा। वो अपनी पूरी क्लास को कंट्रोल कर सकता है, उसके पास अब पावर आ गई कि वो क्लास का चैंपियन बन गया है और वो अपनी क्लास को अच्छे से मैनेज करेगा, ओके। मतलब उसके पास क्या पावर आ गई, गवर्नमेंट बनाने की उसके ऊपर, मतलब उसके पास इतनी पावर आ गई कि वो अपनी क्लास को मैनेज करने के लिए फ्री है, ओके। तो बिल्कुल ऐसे ही, और जो वो एक पर्सन जो चैंपियन हमने सिलेक्ट किया है वो पर्सन होगा जिसको सबसे ज़्यादा बच्चों ने सिलेक्ट किया होगा, ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिली होगी। तो मतलब वो पूरी क्लास को कौन रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे मान लो अगर कोई टीचर बुलाता है तो वो ऐसा तो नहीं होगा वो कि वो पूरी क्लास सेवन्थ ए क्लास को बुला लेगा कि भाई हमें तुमसे ये क्वेश्चन पूछना है, इसके बारे में बताओ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट उस पर्सन को, उस बच्चे को बुलाएगा जो चैंपियन बनाया गया है, ठीक है, वो चैंपियन को बुला लेगा, चैंपियन से ये पूछ लेगा कि भाई क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ओके। तो वो सब इन्फॉर्मेशन चैंपियन, मतलब पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, वो चैंपियन कर रहा है। बिल्कुल सेम एज इट इज कैसे हो जाएगा कि एमएलए किसको सिलेक्ट, किसको रिप्रेजेंट करेगा, जिन लोगों को उसने, जिन लोगों ने उसको सिलेक्ट किया है, जिस कंट्री, मतलब जहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने उस एमएलए को सिलेक्ट किया है, इसलिए वो क्या, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो उनका रिप्रेजेंटेटिव भी कहलाता है। तो एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। देखो यहाँ पर, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडिया के हर स्टेट में एक क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। ईच स्टेट इज डिवाइड इनटू डिफरेंट एरिया और कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर स्टेट, अब ये भी नहीं है कि एक स्टेट से हम एक ही एमएलए को लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक स्टेट से हम 60 to 500 एमएलए ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी 60 to 500 और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर होगा, ओके। जैसे हमारा स्टेट है हरियाणा, तो उसमें 60 से लेके और 500 तक हम उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर सकते हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर होगा। जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड आया है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है कि जैसे पूरा पार्ट है, अब पूरे पार्ट को ये हमने मान के चला कि ये पूरा हरियाणा का पार्ट है, हरियाणा का एरिया पूरा इतना है। अब हमने क्या किया, इस हरियाणा को छोटे छोटे पार्ट में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके। पूरे हरियाणा को हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब एक जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। दूसरा पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तीसरा पार्ट ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसे ही करके ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी। और कम से कम एक स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए, 60, कम से कम, मतलब कम से कम, चाहे कितना ही छोटा हो, कम से कम 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी तो होगी ही। और ज़्यादा मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 500। 500 से ज़्यादा नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी, ओके। तो बिल्कुल ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जो ये छोटे पार्ट हमने बनाए हैं पूरे स्टेट के, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्टेट का एग्जाम्पल दे रखा है कि वहाँ पर टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ओके। हिमाचल प्रदेश को टोटल कितनी
कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर रखा है 68। मतलब पूरा जो हिमाचल का पार्ट था उस पार्ट को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 68 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी 68 है तो मेंबर भी कितने, एमएलए भी कितने होंगे वहां पर, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर आएगा। तो एक मेंबर आएगा, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो एमएलए भी कितने आ जाएंगे वहां पर, 68 ही एमएलए होंगे। समझ में आ गया, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए आएगा और टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो टोटल एमएलए कितने आएंगे वहां पर, 68 एमएलए आएंगे। From each constituency, the people elect one representative who then become a member of legislative assembly। ठीक है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ऐसा नहीं होगा कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक भी ना आए और किसी से दो आ जाए, नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम एक ही ले सकते हैं, ना तो हम उसको एक से कम करेंगे ना एक से ज़्यादा करेंगे। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर, और उस मेंबर को कौन सिलेक्ट करेगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के पीपल। जैसे हमने मान लिया कि हमने 20,000 की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, 20,000 लोगों की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी, तो उस 20,000 लोगों को कौन रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ का जो एमएलए होगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। और रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ वो क्या बन जाएगा, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यू वुड हैव नोटिस्ड दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टी। आपने देखा होगा कि काफ़ी, मतलब जो भी पर्सन इलेक्शन में खड़े होते हैं वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज़रूर कनेक्टेड होते हैं। जैसे कोई बीजेपी से है, कोई आईएनसी से है, कोई आप से है। ठीक है, ऐसे करके इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है और हर एक कैंडिडेट किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होता है। ओके, ये जरूरी होगा, जरूर आपने देखा होगा, ये जरूर होता है कि हर कैंडिडेट किसी ना किसी पार्टी से जरूर रिलेटेड होगा। दीज एमएलए देयरफॉर बिलोंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। और हर एमएलए की अलग अलग, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रही है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर मान लो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एमएलए बनना चाहते हैं, तो इन पांचों की जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो अलग अलग होगी। ऐसा नहीं होगा कि दो लोगों ने, दो कैंडिडेट ने एक ही पार्टी को सिलेक्ट कर रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके, पांचों की पार्टी जो होगी वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होगी और कोई भी कैंडिडेट एक पार्टी से, मतलब कोई भी दो कैंडिडेट एक पार्टी से कभी भी नहीं हो सकते। ये बात याद रखना आप अच्छे से। उसके बाद हमारे पास आता है हाउ डू पीपल हु आर एमएलए बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। उसके बाद हमारे पास आएगा कि जो एमएलए होता है उसको वो कभी मिनिस्टर भी बन सकता है या चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। ये हमारे पास है कि कैसे वो बनेगा, उसके बारे में हम देखेंगे। ए पॉलिटिकल पार्टी वूज एमएलए हैव वोन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ए स्टेट कैन बी सेड टू बी इन ए मेजोरिटी। मतलब क्या है, इस लाइन का समझो यहाँ पर कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, जैसे हम मान के चले कि पार्टी है बीजेपी, और जो पूरा स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, मान के चलते हैं हम, चलो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास दे रखा है, हिमाचल प्रदेश स्टेट है और उसमें 68 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो 68 का हाफ, मोर देन हाफ, ठीक है। अब 68 का हाफ तो कितना हो गया, 34। ओके, तो कम से कम बीजेपी को कितनी वोट, कितने बीजेपी के जो एमएलए होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 35 होने चाहिए। अगर इसके पास 35 एमएलए आ जाते हैं, 35 एमएलए बीजेपी के विन हो जाते हैं, तो वो क्या बनाएंगे, मेजोरिटी। ओके, मेजोरिटी मतलब बीजेपी को क्या मिल गई, सबसे ज़्यादा बहुमत मिल गया। बहुमत मतलब काफ़ी ज़्यादा, हिमाचल प्रदेश के काफ़ी ज़्यादा लोगों ने किस पार्टी को सिलेक्ट किया है गवर्नमेंट बनाने के लिए, बीजेपी पार्टी ने। ओके, तो मोर देन हाफ, ठीक है, मोर देन हाफ का मतलब अच्छे से समझ लेना कि जो जितनी भी सीट होगी उसकी हाफ से ज़्यादा अगर किसी पार्टी को मिल जाता है, किसी सिंगल पार्टी को, तो वो मेजोरिटी बनाएगी। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में आएगी उसको कौन सी पार्टी बोलेंगे, रूलिंग पार्टी, वो रूल करेगी। ओके,
तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में आएगी उसको बोलेंगे रूलिंग पार्टी, एंड ऑल अदर मेंबर आर कॉल्ड ओपोजिशन। और जो भी पार्टी होगी, जो भी मेंबर होंगे जो रूलिंग पार्टी से कनेक्टेड नहीं होंगे लेकिन अपने एरिया में वो विन हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे ओपोजिशन। ओके, बाकी जो होंगे उनको बोलेंगे ओपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 68। वहाँ पर MLA कितने होंगे, 68। अब हमें ये देखना है कि वहाँ पर मेजोरिटी में कौन सी पार्टी आई है, रूलिंग पार्टी कौन सी है, ओपोजिशन में कौन सी पार्टी गई है, उसके बारे में ये हम देखेंगे, ये हम कवर करेंगे अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। आज की वीडियो में हमने जो पार्ट कवर किया है एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा इसमें हु इज़ एन MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA की फुल फॉर्म होती है। MLA को सिलेक्ट कौन करते हैं, पीपल्स करते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जब वो बन जाते हैं, MLA जब वो बन जाते हैं तो वो फिर क्या बनाते हैं, फॉर्म द गवर्नमेंट। इन दिस वे वी से इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो MLA होते हैं वो अपने पीपल, जो उनकी जिन्होंने उसको सिलेक्ट किया है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल हमें दिया था लेजिस्लेटिव असेंबली जो हिमाचल प्रदेश की है उसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में देखा कि पूरे एरिया में, पूरा जो स्टेट होता है उस स्टेट को जब हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे स्टेट में हम एक बार ही सबको अपॉइंट कर दें। तो हम क्या करते हैं कि जो अलग अलग इनको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम एक मेंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल था 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है हिमाचल प्रदेश में, इसलिए वहाँ पर MLA भी कितने होंगे, 68 होंगे। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक MLA को हम सिलेक्ट करेंगे और वो MLA जो होगा वहाँ के पीपल को रिप्रेजेंट करेगा। MLA हर MLA की कोई ना कोई अलग पार्टी होगी, डिफरेंट पार्टी से वो रिलेटेड होगा। ओके, उस जो पॉलिटिकल पार्टी होगी उससे वो रिलेटेड होगा। MLA को हम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस आगे हम देखेंगे। जिसको भी मेजोरिटी में वोट मिलेगा, ठीक है, जिसके भी MLA जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा MLA होंगे वो बनाएगी मेजोरिटी, और मेजोरिटी बनाने की वजह से उसको हम बोलेंगे रूलिंग पार्टी। और बाकी जितने भी मेंबर होंगे, बाकी जितनी भी पार्टी होगी उसको बोलेंगे हम ओपोजिशन पार्टी। तो ये आपको आज के टॉपिक के बारे में याद रखना है। MLA के बारे में, MLA को कौन सिलेक्ट करता है, MLA की फुल फॉर्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी किसको बोलेंगे, मेजोरिटी किसको बोलेंगे, रूलिंग पार्टी, और ओपोजिशन के बारे में भी। ओके, तो आई होप आज की वीडियो के पार्ट में जो हमने कवर किया है, जितना भी पार्ट, ये सब आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इससे आगे हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का ही सेम एग्जांपल लेते हुए कि वहाँ पर मेजोरिटी गवर्नमेंट के बारे में, रूलिंग पार्टी के बारे में और ओपोजिशन पार्टी के बारे में। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो सभी आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, उनको अच्छे से याद करना है, लिख के देखना है, ताकि आप उनको अच्छे से, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ उसको डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।